हाँ दोस्तों, हमने इससे पूर्व अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया था। अब हम अरस्तु के दासता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु एक रूढ़िवादी विचारक था, क्योंकि तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों में एक बुराई थी और अरस्तु इतना बड़ा विद्वान होकर भी उस बुराई का समर्थन किया था। अर्थात अरस्तु अपनी रूढ़िवादी विचारधारा से अभिप्रेरित था। तो आइए हम अरस्तु की दासता संबंधित विचारों का अध्ययन करते हैं। अरस्तु के दासता संबंधी विचार उसकी रूढ़िवादिता के प्रमाण हैं, क्योंकि उस समय दास प्रथा तत्कालीन यूनानी जीवन का एक विशेष अंग थी। यूनान का आर्थिक ढांचा ऐसा था कि भूमि का स्वामित्व कुलीन परिवारों के हाथ में था, अर्थात भूमि मजदूरों के पास में न होकर कुलीन परिवारों के पास थी, जो परिश्रम नहीं कर सकते। अर्थात कुलीन वर्ग के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो परिश्रम नहीं कर सकते थे। वे उत्पादन के लिए उनके पास, अर्थात कुलीन वर्ग के पास उत्पादन की स्थिति या उत्पादन करने के लिए श्रमिकों का एक बड़ा दल होता, जो उनके लिए जी तोड़ मेहनत करता था। अर्थात कुलीन वर्ग स्वयं उत्पादन न करके श्रमिकों का एक बड़ा दल अपने पास में रखते थे, जो उनके लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। इन श्रमिकों में अधिकांश दरिद्र व्यक्ति तथा युद्धबंदी सैनिक होते थे, अर्थात गरीब लोग होते थे या युद्ध में हारे हुए व्यक्ति होते थे। जिन सैनिकों को हारे हुए प्रदेश के सैनिकों को बंदी बना लिया जाता था, उन्हें युद्धबंदी कहा जाता था। इन युद्धबंदी सैनिक भी दास बनकर रहते थे। इनको बाहरी देशों से पकड़कर लाया जाता था, अर्थात जो श्रमिक और ये युद्धबंदी सैनिक थे उनको दूसरे देशों से पकड़कर लाया जाता था, क्योंकि सारा देश इनके परिश्रम पर जीता था। अर्थात इन दासों के परिश्रम पर ही सारा देश जीता था। दास प्रथा यूनानियों के लिए उचित और आवश्यक थी, अर्थात ये दास प्रथा यूनानियों के लिए उचित भी थी और आवश्यक भी थी, क्योंकि उत्पादन के लिए दासों का होना जरूरी था तथा यूनान की सभ्यता की प्रतीक भी थी। अर्थात यूनान के लोग अपने आप को स्वामी समझते थे, अर्थात आदेश देने वाले समझते थे। अरस्तु ने राष्ट्र की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसका समर्थन किया। अर्थात इतना बड़ा विद्वान होकर भी उसने दास प्रथा का जो समर्थन किया, उसके पीछे कारण यह था क्योंकि अरस्तु ने अपने राष्ट्र की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही दास प्रथा का समर्थन किया था। अरस्तु ने जीनोफेन के इस विचार का भी समर्थन किया था कि मानव मात्र का यह शाश्वत नियम है, अर्थात मानव मात्र का यह शाश्वत नियम है कि विजित राज्यों के, अर्थात हारे हुए राज्यों के निवासियों की देह का अर्थ है शरीर तथा संपदा पर विजेताओं का अधिकार होता है। अर्थात जीनोफेन नाम के विद्वान ने कहा था कि हारे हुए देश के नागरिकों की देह, संपत्ति आदि पर जीते हुए राष्ट्र के नागरिकों का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, अर्थात विजेताओं का अधिकार होता है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स में लिखा है, अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में लिखा है, दास पूर्ण रूप से स्वामी का होता है, अर्थात दास पूर्ण रूप से अपने स्वामी का होता है तथा दास की देह मतलब दास का शरीर, दास की पत्नी और बच्चे सब पर स्वामी का अधिकार होता है। यहाँ तक भी कि दास के हिस्से में आई हुई संपत्ति पर भी स्वामी का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। अरस्तु का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य संपत्ति रखता है उसी प्रकार वह दास भी रख सकता है। अर्थात इस प्रकार अरस्तु ने संपत्ति का समान अंग दास को बनाया, अर्थात संपत्ति के समान ही दास को बताया है कि संपत्ति के साथ साथ व्यक्ति दास भी रख सकता है। अरस्तु ने संपत्ति के दो प्रकार बताए हैं। पहला है सजीव संपत्ति और दूसरा है निर्जीव संपत्ति।
इसमें प्रथम सजीव संपत्ति है। तो अरस्तु ने सजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े, अन्य पशु, स्त्री, बच्चे, दास आदि को सम्मिलित करता है तथा निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत, अन्य अचल संपत्ति आदि को सम्मिलित करता है। अरस्तु दास को एक पारिवारिक संपत्ति मानता है, अर्थात दास को भी एक परिवार का सदस्य मानता है। वह परिवार की आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। परिवार में स्त्री, बच्चे और दास भी शामिल करता है, अर्थात परिवार में पत्नी, बच्चे व दास भी सम्मिलित होता है। दास के बिना परिवार को पूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि दास ही परिवार के लिए उत्पादन का कार्य करता है। दास प्रथा के आधार। अरस्तु दास प्रथा के 3 आधार बताता है। प्रथम है इसमें दास प्रथा एक स्वाभाविक व्यवस्था है। प्रथम है दास प्रथा एक स्वाभाविक व्यवस्था है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा प्रकृति प्रदत्त है, अर्थात अरस्तु कहता है कि मनुष्य की आत्मा में अंतर होता है। एक मनुष्य में शासक के गुण विद्यमान होते हैं तथा दूसरे की आत्मा में शासित होने के गुण विद्यमान होते हैं। इस प्रकार कुछ लोग आदेश देने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ आदेशों की पालना करने के लिए जन्म लेते हैं। आदेशों की पालना करने वाले लोग स्वाभाविक रूप से दास होते हैं तथा जो आदेश देने वाले होते हैं वो शासक के रूप में जन्म लेते हैं, अर्थात वे आदेश देने का कार्य करते हैं। अरस्तु के अनुसार कुछ का जन्म शासन करने के लिए होता है तथा कुछ का जन्म शासित होने के लिए होता है। अतः दास प्रथा एक स्वाभाविक व्यवस्था है। जिन व्यक्तियों में विवेक, बुद्धि तथा आदि का अभाव होता है उनको दास बनाया जा सकता है, वे स्वाभाविक दास होते हैं। तथा आगे चलकर के अरस्तु ने यह भी कहा है कि जो लोग मूर्ख, बुद्धिहीन होते हैं उनको दास बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वे प्रकृति प्रदत्त दास होते हैं। इस प्रकार दास प्रथा एक स्वाभाविक व्यवस्था है, क्योंकि व्यक्ति में कौशलता, बुद्धि और विवेक का अंतर होता है। उसका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि, विवेक और कौशल सब में समान नहीं होता है, इनका अंतर पाया जाता है। उसी प्रकार कुछ व्यक्ति अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं और कुछ आदेश देने पर ही कार्य करते हैं। जो व्यक्ति अपने विवेक से ही कार्य करते हैं उनमें स्वामी के गुण होते हैं तथा जो व्यक्ति आदेश देने पर काम करते हैं वे प्रकृति प्रदत्त दास होते हैं। दूसरी विशेषता है इसकी, दूसरा आधार, अरस्तु नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक मानता है, अर्थात अरस्तु नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक मानता है, अर्थात वह दास प्रथा को उचित या अनुचित की दृष्टि से देखता है कि वह नैतिक दृष्टि से भी उचित है। उनका मानना है कि स्वामी गुणवान होता है, स्वामी गुणवान होता है तथा दास गुणहीन होता है। अरस्तु कहता है कि जो स्वामी होता है वो गुणवान होता है और दास गुणहीन होता है। स्वामी सदैव अपने दास के हित की बात करता है। स्वामी अपने सुधा और संयम का प्रयोग करता है, अर्थात अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है, जबकि दास अपने दमित इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, वह संयमित भी नहीं होता है, संयम का भी उसमें अभाव होता है। इस प्रकार स्वामी गुणवान होता है और दास गुणहीन होता है। अतः गुणहीन व्यक्तियों को दास बनाकर रखना ही आवश्यक है। अरस्तु आगे ये भी कहता है कि दास को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो दास के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्वामी को दासों को अपने अधीन रखना चाहिए तथा उनके लिए भोजन और कपड़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा आधार है दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। अरस्तु ये कहता है
कि दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए लाभकारी है, क्योंकि दासों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जा सकता, क्योंकि उनमें विवेक और बुद्धि का अभाव होता है। वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को, विवेकशाली व्यक्तियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, अर्थात बुद्धिमान व गुणवान व्यक्ति होते हैं, उनको दासों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि दास अपने जीवन यापन करने में सक्षम नहीं होते हैं तथा दास उत्पादन का कार्य करते हैं। दास जब उत्पादन का कार्य करेंगे तो कुलीन वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग को अपनी बौद्धिकता का विकास करने के लिए समय या अवकाश प्राप्त हो जाता है। अतः अरस्तु कहता है कि कुलीन वर्ग और बुद्धिमान वर्ग के लिए उत्पादक वर्ग अवकाश प्रदान करते हैं, जिनसे वे अपनी बौद्धिकता का विकास कर सकें। इस प्रकार दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होती है। दासता के प्रकार, अरस्तु दासता के दो प्रकार बताता है। पहला स्वाभाविक दासता और दूसरी है वैधानिक दासता। स्वाभाविक दासता से अभिप्राय यह है कि इनका जन्म ही दास के रूप में होता है, अर्थात ये लोग जन्म से ही बुद्धिहीन मूर्ख होते हैं, इनको दास बनाकर रखना चाहिए। अर्थात अरस्तु ने बुद्धिहीन, विवेकहीन और मूर्ख लोगों को स्वाभाविक दास कहा है, अर्थात इन लोगों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। तथा दूसरे है वैधानिक दासता। वैधानिक दासता का अभिप्राय यह है कि अरस्तु ने कहा है कि अगर किसी विजित क्षेत्र के सभी नागरिकों को दास बना लिया जाता है, अर्थात हारे हुए देश के नागरिकों को जबरन दास बनाकर रखा जाता है, उनको वैधानिक दास कहा जाता है। इस प्रकार वैधानिक दास युद्धबंदियों को बनाया जाता है। जबकि अरस्तु ने अपने ग्रंथ में आगे कहता है कि यूनान के लोगों को दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यूनान के लोग केवल शासक बनने के लिए उत्पन्न हुए हैं, अर्थात आदेश देने के लिए उत्पन्न हुए हैं, दास बनने के लिए उत्पन्न नहीं है। इस प्रकार अरस्तु ने वैधानिक दासता का भी विरोध किया है कि यूनान के लोगों को, चाहे वो युद्धबंदी हो, उनको दास नहीं बनाया जा सकता। अरस्तु की दासता की आलोचना, कुछ विचारकों ने अरस्तु की दासता की आलोचना यह कहकर की है कि दासता प्राकृतिक नहीं हो सकती। अर्थात अरस्तु ने अपने दासता के सिद्धांत में यह कहा है कि कुछ लोग प्रकृति प्रदत्त दास होते हैं, अर्थात कुछ में योग्यता ज्यादा होती है और कुछ में कम होती है। इस आधार पर कम योग्यता वाले, कम बुद्धि वाले, विवेकहीन को दास बनाया जा सकता है। ये बात उसकी निरर्थक है, क्योंकि एक दास का घर में जन्म लेने वाली संतान बुद्धिहीन नहीं हो सकती तथा मूर्ख के जन्म लेने वाली संतान कभी भी मूर्ख नहीं हो सकती। इस प्रकार अरस्तु दास की जन्मी हुई संतान को केवल दास समझता है, जबकि दास के घर में एक बुद्धिमान, विवेकशील व्यक्ति भी उत्पन्न हो सकता है तथा उसमें शासक के गुण भी विद्यमान हो सकते हैं। इस बात की अरस्तु ने उपेक्षा की है।